ये कहानी है एक वादे की, आज़ादी और धर्मनिरपेक्षता के वादे पर जन्मे एक राष्ट्र की। ये कहानी है बांग्लादेश की। लेकिन ये कहानी एक त्रासदी की भी है, एक पहचान के उस गहरे संकट की जिसने इस राष्ट्र को कट्टरता के एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। ऐसा सवाल है जो सिर्फ बांग्लादेश की नियति तय नहीं करता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को समझने की कुंजी है। साल था 1971। भारत की डिसाइसिव मदद से दुनिया के नक्शे पर एक नए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उदय हुआ, बांग्लादेश। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ दशकों के भीतर वही देश उग्रवाद और कट्टरपंथ की आग में झुलसने लगा? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जिन पर उम्मीद और खून दोनों की स्याही से लिखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से, एक धर्मनिरपेक्ष, एक प्रगतिशील राष्ट्र का सपना। लेकिन ये एक ऐसा सपना था जिसका अंत खून से लिखा जाना था। 1971 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, तो ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक विचारधारा का बंटवारा था। एक ऐसा राष्ट्र जन्म ले रहा था जिसकी पहचान उसकी हजारों साल पुरानी बंगाली संस्कृति पर आधारित थी, धर्म पर नहीं। इसके संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इस सोच को दुनिया के सामने साफ साफ रखा था। उन्होंने कहा था, हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, धार्मिक राष्ट्र नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस नए राष्ट्र की आत्मा का ऐलान था। ये सपना, ये उम्मीद ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। 1975 की एक तारीख रात ने बांग्लादेश के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की उनके पूरे परिवार के साथ नृशंस हत्या कर दी गई। इस खूनी तख्तापलट के बाद देश में फौजी हुकूमत का एक लंबा और अंधेरा दौर शुरू हुआ, और इसी के साथ बांग्लादेश की राजनीति का, उसकी मूल पहचान का डीएनए हमेशा के लिए बदल गया। यहीं से पहचान का वो बड़ा बदलाव शुरू हुआ जिसने देश को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां से लौटना बेहद मुश्किल था। इस बदलाव को समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को देखना होगा। एक तरफ था 1971 का नजरिया, जो कहता था हमारी पहचान सबसे पहले बंगाली है, हमारा राष्ट्रवाद सेक्युलर है, और भारत जिसने हमारी आज़ादी में हमारी मदद की वो हमारा एक कुदरती दोस्त है। लेकिन फिर आया 1980 का दशक, और फौजी सरकारों ने एक बिल्कुल नई पहचान को गढ़ना शुरू किया, बांग्लादेशी पहचान। और इसका मतलब था हमारी पहचान सबसे पहले मुसलमान है, भारतीय संस्कृति हमारे लिए खतरा है, और हमारी बंगाली पहचान वो तो असल में भारत के सांस्कृतिक असर की निशानी है। आप देखिए, इस एक वैचारिक बदलाव ने राष्ट्र की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। नई पहचान की राजनीति को जमीन पर उतारने के लिए फौजी शासकों को साथियों की जरूरत थी। और विडंबना देखिए, उन्होंने ये साथी उन्हीं ताकतों में पाए जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ जंग लड़ी थी। जमात-ए-इस्लामी, वो पार्टी जो 1971 में पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी थी और आज़ादी के मतवालों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल थी, उसे दोबारा कानूनी मान्यता दे दी गई। फौजी सरकारों ने इन कट्टरपंथी गुटों को राजनीतिक जगह दी, और इन गुटों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस्लामी पहचान को राष्ट्रीय पहचान के साथ मिलाना शुरू कर दिया। बदलाव सिर्फ बांग्लादेश के भीतर से ही नहीं आ रहा था। इस कट्टरता की आग को हवा देने में विदेशी ताकतों का भी एक बहुत बड़ा और निर्णायक हाथ था। इन विदेशी ताकतों में सबसे बड़ा नाम था पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान जिससे बांग्लादेश ने एक खूनी लड़ाई लड़कर आज़ादी हासिल की थी। अब सवाल ये उठता है, आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश भारत का दोस्त न रहे और अपनी सेक्युलर पहचान खो दे? पाकिस्तान की रणनीति बहुत गहरी और लंबे समय की थी। पहली वजह थी स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान हमेशा से भारत को दो मोर्चों पर उलझाए रखना चाहता था। एक, दुश्मन पूर्वी सीमा भारत को कमजोर रखेगी। दूसरी वजह थी वैचारिक। पाकिस्तान ने अपने मजहबी राजनीतिक गुटों जैसे जमात-ए-इस्लामी और तबलीगी जमात का इस्तेमाल बांग्लादेशी समाज में गहरी पैठ बनाने के लिए किया। मदरसों और मस्जिदों के नेटवर्क के जरिए उन्होंने एक सीधा लेकिन बहुत असरदार संदेश फैलाया, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इस्लाम का दुश्मन है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। और तीसरी वजह थी खुफिया एजेंसियों का खेल। 1975 के तख्तापलट के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने बांग्लादेश के फौजी नेतृत्व के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बनाए। उन्होंने भारत के खिलाफ इस्लामी एकता के विचार को हवा दी। पाकिस्तान का मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को एक स्थिर, सेक्युलर और भारत समर्थक देश बनने से रोकना। लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं था। एक दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा असरदार बाहरी फैक्टर था खाड़ी देशों से आने वाली बेहिसाब फंडिंग।
पेट्रोडॉलर की एक ऐसी बाढ़ जो बांग्लादेश के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1980 के दशक से सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देशों ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर भेजे। ये पैसा सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं गया, इसका एक बहुत गहरा सामाजिक असर हुआ। कट्टर वहाबी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले नए मदरसे कुकुरमुत्तों की तरह उगने लगे। कट्टरपंथी मौलानाओं को शोहरत मिलने लगी। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों मजदूर जब वापस लौटे तो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वहां के रूढ़िवादी सामाजिक विचार भी लेकर आए। और देखते ही देखते चैरिटी के नाम पर बने संगठन राजनीतिक ताकत खरीदने का जरिया बन गए। समाज को बहुत धीरे धीरे लेकिन यकीनी तौर पर अंदर से बदला जा रहा था। पैसे के साथ एक विचारधारा भी आई, एक ऐसी विचारधारा जो कहती थी आपकी मुस्लिम पहचान आपकी सांस्कृतिक, आपकी बंगाली पहचान से ऊपर है। ये बांग्लादेश के उस बुनियादी सिद्धांत पर सीधा हमला था जिस पर उसकी नींव रखी गई थी। अरब देशों की फंडिंग ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, इसने एक राष्ट्र की आत्मा को एक नया आकार दे दिया। और इस पहले से ही विस्फोटक मिश्रण में, जिसमें अंदरूनी राजनीति और विदेशी पैसा शामिल था, अब एक नया और खतरनाक फैक्टर जुड़ गया, नफरत के लिए एक डिजिटल एक्सेलरेटर। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एक सूचना युद्ध के मैदान में हथियार बन गए हैं। भारत में मुसलमानों पर कथित जुल्मों की झूठी खबरें, जिन्हें अक्सर तोड़ मरोड़ कर बनाई गई तस्वीरों और वीडियो के साथ पेश किया जाता है, जानबूझकर फैलाई जाती हैं। ये झूठ जंगल की आग की तरह फैलते हैं और लोगों में गुस्सा और अविश्वास पैदा करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां अक्सर इस झूठे प्रचार को जानबूझकर हवा देती हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और भारत विरोधी भावनाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स, इन विचारधाराओं और इस झूठे प्रसार के बीच एक आम इंसान भी है। कट्टरता के इस उभार का बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए क्या मतलब है और एक आम बांग्लादेशी नागरिक वो असल में क्या सोचता है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, दुर्भाग्य से बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं है। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाना, जबरन धर्म परिवर्तन, ये वो भयानक हकीकतें हैं जो अक्सर दुनिया की नज़रों से दूर रहती हैं। लेकिन हाल ही में हुई एक घटना इतनी बर्बर, इतनी दहला देने वाली थी कि उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। अफवाहों से भड़की एक भीड़ ने उसके घर को घेर लिया, उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इस बर्बरता के वीडियो को बड़े गर्व के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये घटना एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत की तरफ इशारा करती है। कट्टरपंथी अब सिर्फ बेखौफ महसूस नहीं करते, वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। वो खुलेआम हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं, ये जानते हुए कि उन्हें अक्सर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इस तरह के घिनौने अपराधों को देखकर एक बहुत अहम सवाल मन में उठता है, क्या ये नफरत पूरे देश की सोच को दर्शाती है? क्या एक आम बांग्लादेशी नागरिक वाकई भारत से नफरत करता है? तो इसका जवाब है एक बहुत ही साफ और स्पष्ट नहीं। बांग्लादेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ज़्यादातर लोग शांतिप्रिय हैं, मेहनती हैं और बस एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। देखिए, हर साल लाखों लोग भारत आते हैं, इलाज के लिए, घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते आज भी बहुत मजबूत हैं। तो असली समस्या आम जनता नहीं है, असली समस्या है कट्टरपंथी समूहों की एक छोटी लेकिन बहुत ही मुखर और हिंसक जमात, जिनकी नफरत को राजनीतिक मकसदों के लिए हवा दी जाती है। और इस तरह हम घूमकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक देश जो सेकुलरिज्म के आदर्शों पर पैदा हुआ था, वो आज कट्टरपंथी की चुनौती से क्यों जूझ रहा है? इसका जवाब कई खतरनाक चीजों के मिश्रण में छिपा है और उसी जवाब में पूरे क्षेत्र का एक अनिश्चित भविष्य भी छिपा है। बांग्लादेश कट्टरपंथी इसलिए नहीं बना कि भारत ने उसकी आज़ादी में मदद की थी। ये कट्टरपंथी इसलिए बना क्योंकि कई जहरीले कारण एक साथ आ गए। पहचान की एक कुटिल राजनीति, खूनी फौजी तख्तापलट, पाकिस्तान की रणनीतिक चालें, अरब देशों से आई फंडिंग और विचारधारा, सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ और अंदरूनी राजनीतिक गुटों की सत्ता के लिए कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसमें कट्टरपंथी आवाज़ों को पनपने का मौका मिल गया। बांग्लादेश की कहानी हमें एक परेशान करने वाली बात याद दिलाती है। दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स कभी भी सिर्फ सरहदों और जमीनों का खेल नहीं होता। यह पहचान का, धर्म का, राजनीति का और इतिहास के गहरे जख्मों का एक बेहद नाजुक और विस्फोटक मिश्रण है। ये बांग्लादेश की कहानी है,
एक खोए हुए सपने की कहानी, लेकिन इस कहानी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिन ताकतों ने इस एक देश को अस्थिर किया है वो पूरे क्षेत्र में सक्रिय हैं। और ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, ये सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य का फैसला कर सकती है।